हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। बीटा ब्लॉकर मतलब जो बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, ये होते हैं बीटा ब्लॉकर्स। ये हमारे जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है इसे इनहिबिट करने में यूज़फुल होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं हमारे पास: फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट जनरेशन होता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जबकि सेकंड जनरेशन होता है बीटा 1 सेलेक्टिव। इसका मतलब नॉन सेलेक्टिव किस किस को करेगा? बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सबको कर देगा। लेकिन जो सेकंड जनरेशन है वो स्पेसिफिक होते हैं बीटा 1, सिर्फ बीटा 1 को ही ब्लॉक करते हैं, बीटा 2 और बीटा 3 को नहीं करते। और जो थर्ड जनरेशन आता है उसमें एक क्या होता है, बीटा ब्लॉक तो करेगा ही, उसके साथ एक एडिशनल इफेक्ट भी होता है, वो होता है वेसोडाइलेशन। एक एडिशनल इफेक्ट होगा वेसोडाइलेशन का। तो फर्स्ट जनरेशन नॉन सेलेक्टिव होगा, सेकंड जनरेशन बीटा 1 सेलेक्टिव होगा, थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉक तो करेगा लेकिन उसके साथ एक एडिशनल इफेक्ट भी शो करेगा जो होगा वेसोडाइलेशन। अब जो थर्ड जनरेशन है उसमें भी वही 2 टाइप्स हो जाएंगे, नॉन सेलेक्टिव और बीटा 1 सेलेक्टिव, जो हमने फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जन में देखा था। फर्स्ट जन नॉन सेलेक्टिव, सेकंड जन बीटा 1 सेलेक्टिव। ऐसे ही थर्ड जन के भी 2 पार्ट, नॉन सेलेक्टिव और बीटा 1 सेलेक्टिव। अब अगर इनके एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल क्या है? प्रोप्रेनोलोल और टीमोलोल, प्रोप्रेनोलोल और टीमोलोल। जबकि सेकंड जन का नाम एग्जाम्पल क्या है? एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, एस्मोलोल, बिसोप्रोलोल, ये होंगे। अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो जो नॉन सेलेक्टिव है इसके एग्जाम्पल हैं लेवेटालोल और कार्वेडिलोल। और अगर बीटा 1 सेलेक्टिव की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है केलिप्रोलोल। तो ये जो हैं इनका क्या होगा, बीटा को भी ब्लॉक कर रहे हैं, उसके साथ वेसोडाइलेशन भी करवाएंगे, वेसोडाइलेशन भी करवा रहे हैं, ये हो गया। अब अगर हम बीटा ब्लॉकर्स के एक्शन की बात करें तो सारी कार्डियक एक्टिविटीज़ को ये डिप्रेस करवा देते हैं। इसके बाद क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं। इसी अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल में क्या करवाएगा? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन ड्यू टू अनअपोज्ड अल्फा एक्टिविटी। जो अल्फा एक्टिविटी थी उसका अपोज कौन करता है? बीटा। अब लेकिन हमने बीटा को तो ब्लॉक ही कर दिया। बीटा क्या करवाता है? वेसो डायलेशन करवाता है और अल्फा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। अब अल्फा तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है लेकिन उसका अपोज करने के लिए बीटा है ही नहीं, बीटा को हमने ब्लॉक कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत सीवियर लेवल पे हो जाएगा। इसके बाद आफ्टर सम टाइम बीपी रिलीज हो जाता है। रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन में इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या एक्शन हो सकता है? ब्रोंकोस्पाज्म करवा सकता है। ब्रोंकोस्पाज्म कैसे करवाएगा? बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं उन्हें इनहिबिट कर देगा। बीटा 2 रिसेप्टर जो लंग्स में होते हैं उन्हें इनहिबिट कर दिया तो क्या हो जाएगा? ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीटा 2 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ब्रोंकोडाइलेशन के लिए। तो इसे हमें अवॉइड करना पड़ता है सीओपीडी और अस्थमा के केसेस में। स्केलेटल मसल में इसका क्या इफेक्ट होगा? मसल वीकनेस करवाएगा, टायर्डनेस फील होगी। और क्या करवाएगा? ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करवा देगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, उसे क्या करवाएगा? ये रोक देगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक कर रहे हैं हम, इसे रोक देगा तो क्या दिक्कत होगी? इससे हाइपोग्लाइसीमिया से रिकवरी नहीं हो पाएगी। जो हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन होगी, शुगर कम है बॉडी में, तो उसकी रिकवरी के लिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, लेकिन हमने तो बीटा ब्लॉकर दे दिया, उसने क्या कर दिया? ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोक दिया। उससे क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया की रिकवरी नहीं हो पाएगी। और मास्क द वार्निंग साइन, ये हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे कि वार्निंग साइन को कैसे मास्क करता है। अगर बीटा ब्लॉकर्स के एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो क्या हो सकता है? ब्रेडिकार्डिया। अगर हमने कार्डियक एक्टिविटी ज़्यादा सप्रेस कर दी तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। अनअपोज्ड अल्फा 1 एक्टिविटी से क्या होगा? पेरीफेरल वास्कुलर डिजीज हो सकती है, सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, हेलोसिनेशन हो सकता है, डिलेड हाइपोग्लाइसीमिया रिकवरी जैसा मैंने बताया था वो हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है और विड्रॉल सिम्टम इसके शो हो सकते हैं। ये होते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। अब हम बात करते हैं मास्किंग के बारे में। तो मास्किंग क्या आती है, पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा मास्किंग से पहले। ये ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? अगर कोई पेशेंट है डायबिटीज़ मेलाइटस का, तो वो उसका ट्रीटमेंट ले रहा होगा। जो भी डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है वो उसका ट्रीटमेंट ले रहा होगा, जैसे इंसुलिन या सल्फोनाइल यूरिएज। उससे क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज़ होगा। डायबिटीज़ में शुगर बढ़ जाता है तो ओबियसली ट्रीटमेंट से क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल कम होगा। लेकिन अगर किसी केस में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो क्या होगा? सिंपैथेटिक एक्शन शुरू हो जाएगा बॉडी में। बॉडी को पता चल जाएगा कि इमरजेंसी सिचुएशन है, अब सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करो। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करने से क्या होगा? सिग्नल जाएगा लीवर के पास। लीवर में क्या होगा?
ग्लाइकोजिनोलाइसिस शुरू हो जाएगा। स्टार्ट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, सिंपैथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, उससे क्या होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस शुरू हो जाएगा। क्यों? ताकि ये जो शुगर कम हुई है इसकी रिकवरी हो सके, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाएगा। हार्ट में क्या हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा और ब्लड वेसल्स में वेसोडाइलेशन हो जाएगा, ये होता है सिंपैथेटिक एक्शन, ये सब हो जाएगा। लेकिन अगर ये सेम पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट के अलावा बीटा ब्लॉकर भी ले रहा है, तो अब बीटा ब्लॉकर क्या करता है, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। अगर ये बीटा 2 को ब्लॉक कर दिया तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो हो रहा था वो रुक जाएगा। अगर ग्लाइकोजिनोलाइसिस रुक गया तो जो शुगर कम होने से रिकवरी हो रही थी वो रिकवरी होना बंद हो जाएगी। अब रिकवरी तो बंद हो ही गई, लेकिन शुगर कम होने से जो हमारे पास साइंस आ रहे थे ना, वार्निंग साइंस, हार्ट रेट का बढ़ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन होना, वेसोडाइलेशन होना, ये सब जो इफेक्ट आ रहे थे इन सब पे मास्किंग हो जाएगी, क्योंकि इसने यहाँ पर भी बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया। ना ये हार्ट रेट बढ़ने देगा, क्यों? क्योंकि ये कार्डियक एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा, स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देगा, वहाँ पे टायर्डनेस बढ़ा देगा, वेसोडाइलेशन की जगह वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा। इसलिए जो पेशेंट होता है डायबिटीज़ मेलाइटस पे, वो बीटा ब्लॉकर्स को अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि इसके इंटरेक्शन से क्या हो सकता है, एक तो हाइपोग्लाइसेमिया की रिकवरी डिले हो जाएगी, दूसरा जो वार्निंग साइंस है उनकी मास्किंग हो जाएगी। ये होते हैं इसका ड्रग इंटरेक्शन जो हमें पढ़ना था। अब अगर हम बात करें थेरापेटिक यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, जो भी हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हैं उनके थेरापेटिक यूज़ अगर हम देखें तो क्या क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन, CCF, अंजाइना, अरिथमिया, ग्लाइकोमा और माइग्रेन, इन सब में हम बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमें स्पेशली कोई बीटा ब्लॉकर देखना है कि हमें किसके बारे में पढ़ना चाहिए, तो मेनली वो 2 होते हैं, लेविटालोल और कार्वेडिलोल, जिनके बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट याद रखने हैं। लेविटालोल क्या करवाता है, बीटा 1, बीटा 2, अल्फ़ा 1 ब्लॉकर होता है, बीटा 1, बीटा 2 के साथ अल्फ़ा 1 ब्लॉकर होता है, ये याद रखना है। इसके अलावा ये पार्शियल बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। पार्शियल बीटा 2 एगोनिस्ट क्या होता है, वो हमने जनरल फार्माकोलॉजी में कवर किए है। इसके बाद इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये भी हमने जनरल फार्मा में देखा हुआ है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी पुअर होती है, बायो अवेलेबिलिटी भी हमने जनरल फार्मा में देखी है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब जितना ड्रग ले रहे हैं उसका कितना फ्रैक्शन है जो हमारे ब्लड में जा रहा है यूज़ होने के लिए। इसके बाद हाइपरटेंशन में इसे यूज़ किया जा सकता है, ये प्रेगनेंसी में सेफ़ होता है। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन। अगर कार्वेडिलोल हम देखें, कार्वेडिलोल क्या होता है, बीटा 1, बीटा 2 और अल्फ़ा 1 ब्लॉकर होता है सेम, लेकिन इसका क्या एडिशनल इफेक्ट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी प्रोलिफरेटिव होता है। इसमें मेनली यही याद रखना है, कार्वेडिलोल जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी प्रोलिफरेटिव होता है। इसका कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है और CHF में इसे यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा बीटा ब्लॉकर्स।